नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी कनेक्टिविटी। बेंगलुरु में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल समेत कई योजनाओं के शुभारंभ के मौके पर बोले प्रधानमंत्री। दक्षिण भारत को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 8 बजे से मतदान। गुजरात में प्रचार अभियान ने पकड़ी तेजी। झारखंड विधानसभा से 2 अहम विधेयक पारित। 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण बिल पर सदन की मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया ऐतिहासिक दिन। राजीव हत्याकांड के सभी दोषी रिहा। सुप्रीम कोर्ट का उम्र कैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन समेत 6 दोषियों को रिहा करने का निर्देश। हत्यारों की रिहाई पर कांग्रेस का विरोध। सदियों पुरानी सभ्यता, परंपरा और संस्कृति साझा करते हैं भारत कंबोडिया। 3 दिवसीय यात्रा पर नोम पेन पहुंचे उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कल आसियान भारत शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने ओडिशा दौरे के दूसरे दिन अपने स्कूल और कुंतला कुमारी साबत आदिवासी हॉस्टल गईं। यहां उन्होंने अपने 13 सहपाठियों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत की कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजे गए नामों सहित उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को केंद्र द्वारा लंबित रखने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इसे अस्वीकार्य बताया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बीजापुर के अफजल खान के मकबरे के आसपास की सरकारी जमीन पर कथित अनाधिकृत ढांचों को हटाने के लिए चलाए गए अभियान पर सतारा जिला कलेक्टर और उप वन संरक्षक से रिपोर्ट तलब की है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी की पहचान कामरान उर्फ हनीस के तौर पर हुई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। शहर के कुछ हिस्सों में धुंध की परत के साथ बीते कुछ दिनों में मामूली सुधार देखने को मिला। इसरो ने देश में निर्मित निजी प्रक्षेपण यान की मदद के लिए पहली बार रॉकेट प्रणाली की आपूर्ति की है। एग्निलेट 1.4 kN का सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो तरल ऑक्सीजन और विमानन टरबाइन ईंधन को प्रणोदक के रूप में इस्तेमाल करता है। मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। मूडीज के मुताबिक घरेलू स्तर पर बढ़ती ब्याज दरें और धीमी वैश्विक वृद्धि भारत की आर्थिक गति को प्रभावित करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकार यूक्रेन को सैन्य सहायता के रूप में और 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर भेज रही है। नए सहायता पैकेज में महत्वपूर्ण हवाई रक्षा सामग्री शामिल होगी। चीन में कोविड-19 की नई लहर के बीच राजधानी बीजिंग में सिटी पार्क को बंद कर दिया गया है और अन्य पाबंदियां लगा दी गई हैं। शहर के कई स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचारों में आज की कई चुनौतियों का जवाब है। बापू के आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित होकर हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांधीवादी मूल्य तेजी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं, चाहे वो संघर्ष को समाप्त करने के बारे में हो या जलवायु संकट के बारे में। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि गांवों का विकास हो और ग्रामीण जीवन के मूल्यों का संरक्षण किया जाए।
लंबे समय तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता बनी रही, लेकिन आज देश इसे सुधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं की कैन डू पीढ़ी के हाथों में है। प्रधानमंत्री ने दीक्षांत समारोह में संगीत उस्ताद इलियाराजा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की। You are all graduating at a very important time. Gandhian values are becoming very relevant. Whether it is about ending conflicts or the climate crisis, Mahatma Gandhi's ideas have the answers to many of today's challenges. तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीग्राम में रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए खड़े थे। इससे पहले बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भौतिक ढांचे के साथ साथ सामाजिक ढांचे को भी मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि उनकी सरकार स्पीड को भारत की आकांक्षा और स्केल को भारत की ताकत मानती है। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया भर में स्टार्टअप के लिए जाना जाता है और इसमें बेंगलुरु की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु स्टार्टअप की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की पहचान स्टार्टअप के लिए है और भारत की इस पहचान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे बेंगलुरु की है। स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी भर नहीं होता, स्टार्टअप एक जज्बा होता है, कुछ नया करने का जज्बा, कुछ हटकर के सोचने का जज्बा। स्टार्टअप एक विश्वास होता है हर उस चुनौती के समाधान का जो देश के सामने है। प्रधानमंत्री ने कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। इस इको फ्रेंडली टर्मिनल में बांस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है और ये 5,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। इसे टर्मिनल इन ए ग्रीन भी कहा जा रहा है। नए टर्मिनल पर सालाना 2.5 करोड़ लोगों को सेवाएं मुहैया किए जाने की उम्मीद है। यहां से यात्रियों को गुजरते हुए ऐसा लगेगा कि वो किसी बगीचे से जा रहे हैं। टर्मिनल 2 का सबसे बड़ा आकर्षण इसका हैंगिंग गार्डन होगा। प्रधानमंत्री ने साथ ही दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो रेलवे की भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत कर्नाटक के मुजराई विभाग द्वारा चलाई जाएगी। इस ट्रेन में यात्रा के लिए 8 दिन का एक यात्रा पैकेज उपलब्ध होगा। श्रद्धालुओं को इसमें विशेष छूट दी जाएगी। ये ट्रेन वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे कई तीर्थ स्थल जाएगी। अयोध्या, प्रयागराज और काशी के दर्शन कराने वाली भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, इसकी भी आज शुरुआत हुई है। आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के
दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। मैंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और आज वहां जाकर लगा कि नया टर्मिनल तस्वीरों में जितना सुंदर दिख रहा है उससे भी ज्यादा भव्य है, आधुनिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है ये। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम की प्रतिमा बेंगलुरु के विकास के लिए कैंपेगौड़ा के योगदान को याद करती है। ये प्रतिमा 218 टन वजनी है। इसे यहां कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है। इसमें लगी तलवार 4 टन की है। प्रतिमा के पीछे 23 एकड़ में फैला एक विरासत थीम पार्क है जो 16वीं सदी के शासक को समर्पित है। इस परियोजना की कुल लागत करीब 84 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत कवि कनक दास की जयंती के मौके पर विधान सौध के पास विधायक गृह परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने परिसर में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे और इसे लेकर दोनों देशों का नजरिया काफी सकारात्मक है। 9वीं भारत अमेरिका वित्तीय भागीदारी मंच की बैठक की शुरुआत के मौके पर अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलन के साथ संयुक्त रूप से संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता से हमारे बीच लंबे समय से चले आ रहे बेहतर संबंधों को और मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक और वित्तीय भागीदारी मंच के माध्यम से पर्याप्त और बहुआयामी सहयोग द्विपक्षीय संबंधों की एक प्रमुख आधारशिला है। Our meeting today will lend greater vigor to our economic relationship, strengthen businesses to business links, and facilitate coordinated policy stance to address the pressing global economic challenges. The 9th meeting of the EEFP is also being held against the backdrop of India preparing to assume the G20 presidency. By demonstrating the necessity of cooperation and clear and open communication. Our strong trade, investment, and people-to-people ties make the bilateral economic and financial relationship a critical element of that partnership. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 3 दिवसीय यात्रा पर कंबोडिया की राजधानी नोम पेन पहुंचे। वो कंबोडिया में रह रहे भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दोनों देश समृद्ध परंपराएं और संस्कृति साझा करते हैं और सदियों पुरानी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये विशेष अवसर है जब भारत और कंबोडिया राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। ये वर्ष भारत आसियान मैत्री वर्ष के साथ भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी है। उन्होंने कहा कि विकास, साझेदारी और क्षमता निर्माण हमारे संबंधों के प्रमुख घटक रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें खुशी है कि प्रशिक्षित पेशेवर कंबोडिया में विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय विकास और आधुनिकीकरण में योगदान दे रहे हैं। कंबोडिया में शानदार स्थापत्य स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्यों के साथ हमारा मजबूत संबंध है। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। Dear friends, India is extremely proud of the contribution that has been made globally by its people all over. We are happy that this is being done significantly in this part also. Let me share with you, India is on the rise as never before. Our rise is unstoppable. India, in the difficult times the world is facing, has turned out to be an island of opportunity and a favorite destination of investment. इससे पहले नॉम पेन एयरपोर्ट पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। वो कल आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस साल आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत
मैत्री वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति 13 नवंबर को 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। वो कई अन्य देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। और फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े उमेश शर्मा, जो कि कंबोडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, आसियान समिट को लेकर कल का दिन खास रहने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा समिट में? कंबोडिया की राजधानी नोमपेंग के इसी शानदार होटल सोखा में कल यानी 12 नवंबर की सुबह से ही मीटिंगों का सिलसिला शुरू होगा, जो दोपहर बाद तक चलता रहेगा। अगर बात करें तो पहली मीटिंग उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली है, जो सुबह भारतीय समय के अनुसार 8 बजे होगी। ये मीटिंग लगभग 20 मिनट चलेगी और इस मीटिंग के बाद एक्सचेंज ऑफ एग्रीमेंट्स भी होंगे। इसके बाद 8:20 पर भारत आसियान समिट शुरू हो जाएगी। उसमें भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे और दोनों नेताओं के साथ साथ आसियान देशों के 10 देशों के, आसियान में जो 10 देश हैं उनके प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस मीटिंग के बाद भी आगे मीटिंगों का सिलसिला जारी रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुलाकात आसियान के जो बाकी देश है, आसियान के बाकी देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो कुल मिलाकर मीटिंगों भरा दिन रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काफ़ी बिजी शेड्यूल रहेगा। इसके बाद भी उनकी शाम को कंबोडिया के किंग से मुलाकात होने वाली है और उसके बाद कंबोडिया के प्रधानमंत्री एक डिनर का आयोजन कर रहे हैं, उसमें वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल उमेश, और हम देख रहे हैं कि इस साल आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और भारत और आसियान देश रणनीतिक तौर पर काफ़ी अहम साझेदारी रखते हैं। तो भारत और आसियान के बीच ये समिट को हम कितना महत्वपूर्ण, कितना अहम माने? बात करें भारत और आसियान संबंधों की, तो भारत और आसियान के व्यापारिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व काफ़ी लंबे समय से हैं। इस साल ही भारत और आसियान संबंधों के 30 साल पूरे हो रहे हैं और भारत और आसियान इस साल को फ्रेंडशिप ईयर के रूप में मना रहे हैं। भारत और आसियान के संबंधों की अगर बात की जाए तो कोविड के दौरान भारत ने आसियान देशों की काफ़ी मदद की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री से बात की थी और यहाँ के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में काफ़ी मदद की थी। उसके बाद से ही भारत और कंबोडिया के संबंध कोविड काल के बाद लगातार व्यापारिक संबंध और जो व्यापार था वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इन संबंधों में अब गर्मी और देखने को मिलेगी जब इस भारत आसियान समिट में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे और उनके साथ एस जयशंकर होंगे। तो भारत और आसियान के बीच में ये संबंधों के लिए ये मुलाकात एक बार फिर मील का पत्थर साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, आपका कंबोडिया से इस तमाम अहम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब रुख करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरों का। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल विधानसभा की 68 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 24 महिलाओं समेत 412 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा, शाम 5 बजे तक चलेगा। नतीजों की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67, बहुजन समाज पार्टी ने 53, सीपीएम ने 11, सीपीआई ने 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य की अहम मानी जाने वाली सिराज सीट से बीजेपी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया है। इसके अलावा दिग्गज नेता दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर शिमला ग्रामीण सीट से मैदान में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने रवि मेहता को उतारा है। प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर को मंडी जिले की दरंग सीट से पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है। और फिलहाल क्या तैयारियां, क्या हलचलें हैं, इसे लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हम पवन कुमार शर्मा का रुख करेंगे, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से। पवन, कल मतदान है, जाहिर तौर पर हिमाचल के लिए एक बड़ा दिन विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की सरगर्मियां दिख रही हैं? कुछ घंटे पहले किस तरह की तैयारियां?
प्रीति, हिमाचल प्रदेश में कल जो है लोकतंत्र का पर्व मनाया जाएगा। जैसा आपने बताया 68 विधानसभा सीटें हैं और जहां तक मतदाताओं की संख्या है वो 55,92,000 से ऊपर है। इसमें खास बात ये है कि इसमें 1,93,000 नए वोटर हैं, 18 से 19 साल के हैं, पहली बार मतदान कर रहे हैं। उनमें बहुत जोश है। मैं इस वक्त, जैसा आपने जिक्र किया, शिमला ग्रामीण सीट है यहाँ पे शिमला जिला में। यहाँ पे 8 विधानसभा सीटें हैं शिमला जिले की, तो उसमें से एक सीट है शिमला ग्रामीण, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। मैं उसी जगह में यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा था। मैं उसी विधानसभा सीट में इस वक्त हूँ। तो माहौल बड़ा कट टू कट है, सबके अपने दावे हैं, प्रति दावे हैं, पर जो चीज़ें हैं, मतलब हिमाचल की जो जनता है उसके सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। इस बार कोई भी किसकी लहर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे, बिल्कुल कट टू कट मुकाबला नजर आ रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी था, वहाँ के यूथ से जब मैंने बात की तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी उनके लिए बड़ा मुद्दा है। प्रीति, हिमाचल प्रदेश में 12 लाख जो हैं बेरोजगार पढ़े लिखे युवा हैं और उनको, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी हिमाचल प्रदेश में कम है, तो रोजगार के लिए उनको हिमाचल प्रदेश से बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता। तो बड़ा इशू है उनके लिए यहाँ पे। और बड़ी बात ये भी है कि जो यहाँ की जो बेरोजगारी दर है वो 9.2% है, जो औसत राष्ट्रीय औसत से 1.3 ज्यादा हो गई है हिमाचल प्रदेश में। तो ये बड़ा मुद्दा इस पर नजर आया। महिलाओं को लेकर बड़े मुद्दे हैं। जाहिर तौर पर तमाम बड़े मुद्दे हैं जो इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव में मतदाता के मन में होंगे और किन मुद्दों पर वो किस पार्टी पर भरोसा करती है। जाहिर तौर पर कल का दिन इसे लेकर काफी अहम साबित होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरें देखते हैं। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल पर 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। गुजरात में 2 दशक से अधिक समय से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस ने अपने मौजूदा 21 विधायकों को अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मौका दिया है। गुजरात के खेड़ा जिले में मातर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक केसरी सिंह सोलंकी बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुजरात में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य में सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। इस बीच कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की, जबकि एक उम्मीदवार को बदला गया है। कुछ और अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही 3 अन्य दोषियों की भी रिहाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि तमिलनाडु सरकार ने दोषियों को सजा में छूट देने की सिफारिश की है। इस मामले में नलिनी रविचंद्रन के अलावा 4 दोषियों संतन मुरुगन, पेरारिबलन, रॉबर्ट पायस और जय कुमार को जेल से रिहा किया गया था। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना के रामागुंडम में एक उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा राज्य में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम के गुवाहाटी में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ त्रिपुरा की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में गंगा घाट पर 7 सामुदायिक जेट्टी का लोकार्पण और 8 जेट्टी का शिलान्यास किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आशा संगिनी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस ऐप के जरिए आशा वर्करों के काम की निगरानी की जाएगी। साथ ही आशा वर्करों को हर महीने ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की 10 गारंटियों की घोषणा की, जिसमें शहर में 3 भराव स्थलों को साफ कराने, नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म करने, निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन देने जैसी चीजें शामिल हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की अंतरिम जमानत 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। उस दिन नियमित जमानत पर आदेश सुनाया जाएगा। उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पिथौरागढ़, औली सहित केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की
ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में स्थानीयता और आरक्षण से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। विधानसभा ने 1932 के खतियान के आधार पर राज्य में स्थानीयता की नीति तय करने और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने के फैसले के साथ विभिन्न वर्गों के लिए कुल आरक्षण 77% करने का संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके बाद विधानसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में दोनों विधेयक पारित होने पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन झारखंड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सितंबर में भारत का औद्योगिक उत्पादन पिछले साल की तुलना में 3.1% बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक सितंबर 2021 में 4.4% बढ़ा था। एनएसओ की ओर से जारी की गई आईआईपी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन सितंबर 2022 में 1.8% बढ़ा, खनन उत्पादन 4.6% और बिजली उत्पादन 11.6% बढ़ा है। खेल की दुनिया से जुड़ी अहम खबर है। जॉर्डन के अम्मान में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों के लिए आज का दिन शानदार रहा। भारत की झोली में 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक आए हैं। भारतीय मुक्केबाज परवीन हुड्डा ने 63 किलोग्राम वर्ग में जापान के किटोमाई को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने उज्बेकिस्तान की रुजमितोवा सोखीबा पर 5-0 से जीत हासिल की। स्वीटी ने 81 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। वहीं अल्फिया पठान ने 81 किलोग्राम से अधिक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। दूसरी तरफ मीनाक्षी ने फ्लाईवेट वर्ग में रजत पदक जीता। मीनाक्षी पूरी कोशिश के बावजूद स्वर्ण पदक के मुकाबले में जापान की किनोशिता रिंका से 1-4 से हार गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंबोडिया के नोम पेन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी की कुछ तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।